Hello student. Now today we are going to start with the second question, right? So after solving first question, now you must have got little experience how to solve question on cost sheet. Now today we are here to solve the second question. Now look at the question. I have already written on the board. आप आपकी शीट में भी देख के वहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए वहाँ पर लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. देखिए यहाँ पर दो बार लिख के रखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेकिन यहाँ पर जो डेट है ना उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें से ओपनिंग स्टॉक कौन सा है और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है. सो 1/4/13 क्या होगा ओपनिंग स्टॉक एंड 31 मार्च 14 क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक. तो ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है. ओके, ये पहला वाला ओपनिंग स्टॉक है, बाद में क्लोजिंग स्टॉक है. सिमिलरली स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दो बार लिखा है. सो 1 अप्रैल वाला जो होगा वो ओपनिंग स्टॉक है एंड 31 मार्च वाला वो क्या है क्लोजिंग स्टॉक है. क्लियर. अच्छा, ये भी WIP का भी 1/4/13 31 मार्च 14. तो 1/4/13 ओपनिंग स्टॉक है एंड 31 मार्च 14 क्लोजिंग स्टॉक है. क्लियर. चलो स्टार्टिंग में ये जो 6 पॉइंट्स है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. 1/4/13 ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च 14 क्लोजिंग स्टॉक. लेट्स गो फॉर फर्दर. नाउ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किसमें आएगा DM डायरेक्ट मटेरियल. कैरेज इनवर्ड आया. देखो लास्ट क्वेश्चन में कैरेज आउटवर्ड था, इस क्वेश्चन में क्या है कैरेज इनवर्ड. सो कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब आएगा एक्सपेंस से रिलेटेड टू परचेज. तो ये कैरेज इनवर्ड DM में जाएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूले में चले जाएगा. नेक्स्ट वेजेस, ये आपका है डायरेक्ट वेजेस. वर्क मैनेजर सैलरी. बच्चों शब्द वर्क याद रखिएगा बच्चों, शब्द वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री. फैक्ट्री के मैनेजर का सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर का सैलरी किसमें आएगा F. ये फैक्ट्री का खर्चा है. फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी अगेन F. फैक्ट्री रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस अगेन F. पावर एक्सपेंस. देखिए अगर वर्ड डायरेक्ट पावर आया होता ना तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते, बट यहाँ पर वर्ड डायरेक्ट लिखा नहीं है तो ये पावर है, इसको हम लेके जाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंस में. अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, सामने से बोल दिया प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस ऑफ कोर्स तो ये जाएगा फैक्ट्री में. सेल्स तो सेल्स ही होगा. इनकम टैक्स नो एंट्री, यहाँ पर मैं गोल मार के रखता हूँ, गोला बना के रखता हूँ. इनकम टैक्स कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में कहीं पर भी नहीं है. डिविडेंड रिसीव्ड अगेन नो एंट्री, यहाँ पर सर्कल मार के रखता हूँ. सी नाम लिखा है कॉस्ट शीट, फॉर्मेटिंग कॉस्ट शीट है. कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस. ये पूरे फॉर्मेट में सिर्फ दो ही इनकम रिकॉर्ड होता है, एक तो सेल ऑफ स्क्रैप और दूसरा लास्ट में कौन सा होता है सेल्स, और कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होता है. तो ये जो डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकम, एक्सपेंस नहीं इनकम, सो नो एंट्री आएगा. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नो एंट्री, ये भी नो एंट्री आएगा. क्यों नो एंट्री आएगा? बिकॉज डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. हमारे पास यहाँ पर तीन ही एक्सपेंस कहने के, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पर ये तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है. सो याद रखिए किसी भी टाइप का अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ ना तो नो एंट्री. ट्रांसफर टू सिंगल फंड. अच्छा, आप एक फंड से दूसरे फंड में जो भी ट्रांसफर करोगे तो अगर ट्रांसफर के रिलेटेड अगर कुछ भी आया ना तो अगेन नो एंट्री, तो ये भी नो एंट्री आएगा. तो लगातार नंबर 16, 17, 18, 19 ये सब नो एंट्री आएगा. इनकम टैक्स नो एंट्री, फॉर्मेट में इनकम टैक्स का प्लेस ही नहीं है. डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है तो इनकम कभी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है. उसके बाद इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा. एंड ट्रांसफर टू सिंगल फंड, एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, राइट, नो एंट्री आएगा. तो ये चारों के लिए हम अलग से नोट्स लिखेंगे. इनफैक्ट ये भी नो एंट्री आएगा. गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है ना. गुडविल रिटर्न ऑफ भी ना तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, ना तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, ना तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. तो अगर कोई भी खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में नहीं आ रहा है तो उसका नो एंट्री आएगा. ये पांचों के लिए हम नो एंट्री लिखेंगे, अलग से नोट लिखना पड़ेगा. अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस सामने से ही बोला है तो ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड लास्ट जनरल एक्सपेंस, ऑब्वियसली जनरल एक्सपेंस किसमें जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा. क्लियर हो गया? तो ये था डिस्कशन. अब है ना हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले वहां पर टॉप पे ये फॉर्मेट के टॉप पे लिखिए, मैं बोल रहा हूं लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड एज अ प्रेजेंटेशन. लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड. अच्छा, दो डेट दिया है 1/4/13 एंड 31 मार्च 14. अच्छा बच्चों 1/4/13 कौन सा डेट होगा ओपनिंग का,
एंड 31 मार्च 14 कौन सा डेट होगा, क्लोजिंग का। सो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर लिख दीजिए 31 मार्च 2014। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए वहां पर कॉस्ट शीट, कॉस्ट COST कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014, यस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का हमें फॉर्मूला लिखना होगा, तो यहां पर मैं लिख के रखता हूं DM, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले मैंने लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, फिर एक लाइन छोड़ देना है और फिर लिखना लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज एंड लेस क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए वन बाय वन पिकअप करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल ये रहा नंबर 3 पे, मैं इसको टिक कर देता हूँ। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1430 का ओपनिंग स्टॉक है 40,000, सो आई विल राइट हियर 40,000। उसके बाद है ना ये लेना है परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,75,000, 4,75,000 परचेज है। अच्छा, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज में बच्चों आएगा कैरेज इनवर्ड, ये यहाँ पर है कैरेज इनवर्ड, ये रहा 12,500, सो आई विल राइट हियर 12,500। अब ये तीनों को ऐड करना है। सो ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेज है 4,75,000, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज है 12,500। अच्छा, इसका टोटल आ रहा है 5,27,000, अंदर लिखना 5,27,500। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 14 50,000, तो ये 50,000 इसमें से माइनस करना है। 4,77,500, 4,77,500. This was direct material. After that, next is direct wages. Direct wages, ये रहा नंबर 9 पे wages लिखा है, कितना आएगा 1,75,000, so I'll be writing here 1,75,000. डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, राइट, तो यहाँ पर छोड़ देना है, अगर दिए नहीं तो लिखेंगे कैसे। अब ये दोनों का एडिशन कर देंगे 4,77,500 डायरेक्ट मटेरियल एंड 1,75,000 डायरेक्ट वेजेस। ओके, दिस कम्स टू 6,52,500। आई रिपीट 6,52,500, ये 6,52,500। इसके सामने मैं लिख दूंगा प्राइम कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट है 6,52,500 प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए मैं आप लिखता हूं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अभी फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के रिलेटेड सारे खर्चे में वन बाय वन पिकअप करना है। तो ये रहा वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री का खर्चा 30,000, सो यहाँ पर लिखूंगा वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी 30,000, फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। नेक्स्ट 11 पे फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000, सो फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, सो यहां पर आएगा फैक्ट्री रेंट टैक्स इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट टैक्स इंश्योरेंस 7,250। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पावर एक्सपेंस 9,500, सो आई विल राइट हियर पावर एक्सपेंस 9,500। लास्ट क्वेश्चन में ये पावर का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया था,
बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पावर करके लिख के आया था, बट बाय डिफॉल्ट पावर को आपको यहाँ पर ही हमेशा लेना है फैक्ट्री में। वो तो लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पावर लिख के आता है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा था। फिलहाल देखो पावर एक्सपेंस 9500, ये अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस भी फैक्ट्री में जाएगा नंबर 14 पे 43,000। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस 43,000। अच्छा और चेक करें तो फैक्ट्री का और कोई खर्चा बाकी है क्या? फैक्ट्री का नहीं, कोई बाकी नहीं है, ये सब फैक्ट्री के खर्चे थे, इसका टोटल ले लेंगे। अच्छा सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप होता ना तो इसका टोटल फर्स्ट कॉलम में लेते, उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते फिर सेकंड कॉलम में निकालते। सेल ऑफ स्क्रैप दिया नहीं है तो छोड़ देते, राइट? या तो फिर एक काम करते, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डैश करके आगे चलते, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा पहले कॉलम में ले लेते 30,000, 60,000, 7,250, 9,500 एंड 43,000। ये हो गया 1,49,750, 1,49,750 लेस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं दिया है तो डैश करो, एक वैल्यू घूम फिर के बाहर आएगा 1,49,750, 1,49,750। ये 1,49,750 को ना ये वाले वैल्यू में करो, क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करेंगे 6,52,500 में ऐड कर लेते हैं। चलिए तो ये आ गया 8,02,250, 8,02,250। अच्छा बच्चों इसके सामने मैं लिखूंगा यह है आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्या लिखा है? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। नाउ ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में फॉर्मूला तो क्या आ गया? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सो कम ऑन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये रहा बच्चों स्टार्टिंग में यहाँ पर WIP 1413 ओपनिंग स्टॉक है 15,000, 15,000 ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 8,17,250, 8,17,250 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये WIP का क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 14 वाला 10,000। तो आंसर आ गया 8 लाख लेस करना बच्चों, लेस करना 8,07,250। Now what the value we got? 8,07,250 after adjustment of WIP का ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, WIP का क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, वो होने के बाद जो आंसर आया उसको बोलते हैं नेट वर्क्स कॉस्ट। व्हाट इज दैट? नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट के बाद मैं आगे फॉर्मेट को बढ़ाता हूं, इसमें मैं करूंगा ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आई थिंक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये की खर्चा है जनरल एक्सपेंस 32,500। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जनरल एक्सपेंस, सेकंड कॉलम लिखूंगा 32,500, इसमें ऐड कर देंगे इसमें 32,500। ओके सो यहां पर आंसर आ चुका है 8,39,750, 8,39,750। अच्छा 8,39,750 के बाजू में यहां पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 8,39,750 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं करूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये रहा टॉप पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक है 6,000, इसमें 6,000 ऐड करना है। ये हो गया 8,45,750, 8,45,750 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा 15,000,
माइनस 15,000, ये हो गया 8,30,000, 8,30,750. Now this is cost of goods sold. क्या है? Cost of goods sold. जैसे cost of goods sold आ गया, add selling and distribution overhead. शॉर्ट में लिखा मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वापस एक बार ऊपर से चेक कर लेता हूँ. आई थिंक एक ही है, बट ये तो हो चुका है. ये रहा सेलिंग एक्सपेंस 16,000. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलिंग एक्सपेंस 16,000. तो इसमें 16,000 को ऐड कर देते हैं. आंसर आया 8,46,750. 8,46,750. Now this is called as total cost. यह है बच्चों टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में आपको करना है ऐड प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट का अमाउंट इज नॉट गिवन. हाँ, लेकिन सेल्स का रेडीमेड अमाउंट दिया है. ये देखो सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दिया है नंबर 15 पे. सेल्स का वैल्यू 8,60,000. So I'm writing here 8,60,000. सेल्स के सामने ये 8,60,000 दिया गया है. 8,60,000 को लिख दीजिए और ये बैलेंस अमाउंट. So 8,60,000 माइनस कर रहे हैं, बचा रहा है 13,250. 13,250. This is the final answer, profit का. I hope you have understood the entire solution. Now do not forget you have to write one note here. यहाँ पर एक नोट लिखिए. ये जो 1 2 3 4 5 5 में 4 एक्सपेंस और एक इनकम है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यहाँ पर लिखो, ऐसा प्रॉपरली लिखो. ये खत्म होने के बाद यहाँ पर लिखो नोट. देखो मैं डिक्टेट करा रहा हूँ. लिखो. यहाँ पर लिखो फॉलोइंग expenses and incomes are not recorded in cost sheet. Following expenses and income are not recorded in cost sheet. अभी एक के बाद एक नीचे देखो. नेक्स्ट देखो इनकम टैक्स. रेड मार्जिन को टच करके देखो. इनकम टैक्स ₹5,000. नेक्स्ट टाइम डिविडेंड रिसीव्ड ₹2,500. क्या कहा मैंने? डिविडेंड रिसीव्ड ₹2,500. नेक्स्ट उसके नीचे नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ₹10,000. नेक्स्ट लाइन ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड ₹20,000. ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड ₹20,000. नेक्स्ट टाइम है गुडविल रिटर्न ऑफ ₹10,500. गुडविल रिटर्न ऑफ ₹10,500. ओके, फिनिश्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर.